पूरी दुनिया में सबसे नोबल प्रोफेशन डॉक्टर्स का समझा जाता है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स के प्रोफेशन को इतना ही नोबल समझा जाता है? लेकिन मेरे मुताबिक पाकिस्तान में एमबीबीएस की ऐसी काली हकीकत सामने आ रही है जो जान के आपकी आंखें खुल जाएंगी। एमबीबीएस की हकीकत समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये एमबीबीएस के पहले साल से आपको समझ नहीं आएगी। आप समझें कि एक बच्चा है जिसे करियर का कुछ भी नहीं पता, वो 8th क्लास में पढ़ रहा है और अपना एंजॉय कर रहा है, रात को आता है, होमवर्क करता है और सो जाता है। लेकिन एक दिन उसके माँ बाप, चाचा चाची, फूफा फूफी या नाना नानी में से कोई भी उठ के कहता है कि हमारा बेटा बड़ा होके डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। इनसाइड वो चाह रहे होते हैं वो डॉक्टर ही बने, लेकिन उसको एक ऑप्शन के तौर पे इंजीनियरिंग उसके माइंड में डाल दी जाती है। लेकिन उसे उसी दिन से बताया जाता है कि बेटा तुम बनोगे तो डॉक्टर ही। जैसे ही बच्चा 9th-10th क्लास में जाता है उसके माइंड में एक प्रेशर होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने ही लेने हैं, क्योंकि मैट्रिक के 10% मेरिट में नंबर काउंट होते हैं। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्री मेडिकल जब वो कर रहा होता है उसे पता होता है कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, इसके 40% मेरिट के अंदर नंबर काउंट होंगे, मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करना है। पेरेंट्स भी जानते हैं कि जो मेडिकल का क्राइटेरिया है वो अनरियलिस्टिकली हाई है। वजह सैचुरेशन और इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि हर बच्चे के वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर ही बने। अच्छा, अगर आप ये मरहला पास कर भी जाते हैं तो इसकी अगला मरहला इससे भी मुश्किल है। अगर आप मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर ले आए हैं, इसके बाद एमडी कैट का मरहला आता है जो कि पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टेस्ट है। अगर आप OA लेवल से आए हैं तो आपके लिए नई मुश्किलात आपका वेट कर रही हैं। आपके परसेंटेज का एक बड़ा हिस्सा IBCC कन्वर्जन में स्केल डाउन हो जाता है, तो एमडी कैट देने से पहले ही आपके चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड, एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ FSC की बुक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है एक दफ़ा फिर से सारा कोर्स पढ़ने के लिए। पेरेंट्स और बच्चों की पहली चॉइस ऑब्वियसली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे फीसिस कम है, लेकिन वहाँ का जो एग्रीगेट है 89% से 90% रखा गया। अगर आप यहाँ इतना स्कोर करते हैं तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप 0.001% से भी रह गए हैं तो आप समझिए आप गेम से आउट हैं, और अब पेरेंट्स और माशरे में आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, आपको लान तान की जाएगी। इससे बेहतर था कि तुम करियाने की दुकान पर बैठ जाते। तुमने इतने साल की एजुकेशन और हमारा पैसा बर्बाद कर दिया। रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स तो डेस्परेट हैं ही आपको डॉक्टर बनाने के लिए, वो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको पता है वो डॉक्टर्स नहीं पैदा करते सर, वो एक बिजनेस इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं जिनका एक ही एजेंडा है प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले भी बड़े होशियार हैं। सरकारी ने अगर 90% मेरिट रखा है तो वे 70% तक ले आए ताकि कोई भी एडमिशन उनके हाथ से जा ना पाए। कोई भी बच्चा आए पैसे दे और एडमिशन ले ले। अब आप अंदाज़ा लगा लें 70% वाले जब डॉक्टर बन के आते हैं तो आप और मैं उनसे इलाज करवाते हैं। पेरेंट्स की डेस्परेशन को देखते हुए पेरेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया कि बच्चों के लिए एक एक प्लॉट मुख्तस करना शुरू कर दिया है कि हम ये प्लॉट बेचेंगे और बच्चों की फीसेस भरेंगे, लेकिन हम उनको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। चलिए इन मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है उस पर एक नज़र डालते हैं। सर, एक अंदाजे के मुताबिक एक आम स्टूडेंट जो मेडिकल में जाता है डॉक्टर बनने के लिए MBBS स्टार्ट करता है, उसको 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख तकरीबन फीस भरनी पड़ जाती है अपनी पूरी मेडिकल की डिग्री में। अच्छा, इसके अंदर ट्रैवल अलाउंस शामिल नहीं है। अगर आप कराची पढ़ते हैं तो उसका ज़्यादा है, इस्लामाबाद पढ़ते हैं तो डिफरेंट है, अगर लाहौर पढ़ते हैं तो डिफरेंट है। हॉस्टल की फ़ीस भी शामिल नहीं है जो तकरीबन मंथली 15,000 बनती है। फूड शामिल नहीं है, इसके अंदर आपकी शॉपिंग शामिल नहीं है, इसके अंदर कोई भी आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मैंने शामिल नहीं किए, जस्ट फीस शामिल है। वो आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में तकरीबन 50 लाख रुपया वो बन जाती है। वो भी अगर आप इसके अंदर ऐड करें तो ये टोटल तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए में आपको ये डिग्री पड़ती है। यहाँ से दूसरा मरहला शुरू होता है। अगर आपने 5 साल लगा लिए हैं, इतने एक्सपेंसेस आपने कर लिए हैं, अब आपको डिग्री लेने के लिए 1 साल के लिए हाउस जॉब चाहिए। उस हाउस जॉब के लिए आपको सिफारिश चाहिए, सिफारिश नहीं तो पैसे चाहिए। अगर आपने दोनों में से कुछ यूज़ कर लिया है और आपको हाउस जॉब मिल गई है तो मुबारक हो। अब आपको 36 घंटे की शिफ्टें लगानी पड़ेंगी। आपको इंसान नहीं जानवर बना के ट्रीट किया जाएगा। जिस तरह किसी वर्कशॉप में छोटू को ट्रीट किया जाता है आपको उस तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आप 1 साल में ये मरहला भी कंप्लीट कर लेते हैं तो मुबारक हो। आप इंस्टाग्राम हैंडल पे और फेसबुक पे आप अपने नाम के साथ डॉक्टर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, MBBS की सिंपल डिग्री अगर आपके पास है तो मार्केट में आपकी उतनी वर्थ है जिस तरह कोई BBA की डिग्री लेके मार्केट में आ जाता है। आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लिया, वेलकम टू न्यू वर्ल्ड। अब आपको FCPS पार्ट 1 क्लियर करना है। अगर आप पार्ट 1 पहली अटैम्प्ट में या दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट में क्लियर कर भी जाते हैं तो मुबारक हो, आपके लिए एक और ट्रॉमा वेट कर रहा है। अब आपको चाहिए पोस्ट हाउस जॉब। उसके लिए आपको सर एक दफ़ा से फिर से अपने रिसोर्सेज चाहिए, एक दफ़ा फिर से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सरकारी किसी हॉस्पिटल में आप जॉब करना चाहते हैं, सर एक सर्वे के मुताबिक 5 लाख रुपये में पोस्ट हाउस जॉब जो है वो
ऑफर की जाती है अगर आपके पास कोई रिसोर्स हो तब। अगर आपका रिसोर्स नहीं है तो आपको पैसे भी किसी को देने के लिए आपको बंदा नहीं मिलेगा। 172 मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आप देखें ना, हर साल वहाँ से हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। हर दफ़ा तादाद डिफरेंट होती है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। अब देखें, उन सबको पोस्ट हाउस जॉब चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तान में सीट्स की शदीद कमी है क्योंकि हर हॉस्पिटल में आपको ये अवेलेबिलिटी मिलती नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप गायनाकोलॉजी में जाना चाहते हैं या आप जो है हार्ट सर्जन बनना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है कि अपनी फील्ड में उस हॉस्पिटल में आपको सीट ही ना मिले। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसने पाकिस्तान के टॉप मेडिकल कॉलेज से, रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री ली। उसके बाद FCPS पार्ट 1 भी उसने पहली ट्राई में ही क्लियर कर लिया, लेकिन आज तक जहां वो जॉब करना चाहती है, पोस्ट हाउस जॉब, उसको वो मिल नहीं पा रही। और तब से लेके आज तक वो एक स्कूल में टीचिंग कर रही है। सिस्टम के लिए डिजास्टर है कि एक वेल रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट है, वो टीचिंग कर रही है डॉक्टरी छोड़ के। सोने पे सुहागा ये है कि 3 साल तक आपको किसी प्रोग्राम में इनरोल नहीं किया जाता, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते, तो इस प्रोग्राम की जो FCPS पार्ट 1 आपने क्लियर किया था उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। मुबारक हो, आप एक दफ़ा फिर कमरे में बंद होंगे और इस एग्ज़ाम की दोबारा तैयारी करेंगे और वहीं पे खड़े होंगे जहां आप 3 साल पहले खड़े थे। खुशकिस्मती से अगर आपको स्लॉट मिल भी जाता है तो हो सकता है न्यूरो और कार्डियो में जहां आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वहाँ पे उसकी ट्रेनर अवेलेबल ही ना हो और आपको एक दफ़ा फिर से कॉम्प्रोमाइज़ के रास्ते पे चलना पड़ता है। आपको गायनी या मेडिकल ऑफिसर बनना पड़ जाता है, हालांकि आप एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन बन सकते हैं पाकिस्तान के। दूसरे मुल्कों में UK US से आप जाएँ तो 7वीं 8वीं क्लास में बच्चों की करियर काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। उनको बताया जाता है कि आपका जो माइंड है इस फील्ड की तरफ आपको लेके जा रहा है, तो आप इसमें लाजमी जाएँ, स्पोर्ट्स में, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, IT में या सोशल मीडिया पर। लेकिन पाकिस्तान में देखें, डॉक्टर्स बनने के बाद, इतनी फीसें देने के बाद, इतनी रिश्वतें देने के बाद, इस जगह आके भी आप अपनी मर्जी के सर्जन भी नहीं बन सकते। आपको जो अवेलेबल चीज़ है उसमें से चूज करना पड़ेगा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़। खुशकिस्मती से कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो मुबारक हो। एक दफ़ा फिर से आपको रीलोकेट होना पड़ेगा क्योंकि इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, लाहौर के अलावा ये सीटें कहीं अवेलेबल ही नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी छोटे शहरों में किसी को मिलती ही नहीं। अगर मिल जाए तो वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। मुबारक हो, 60 से 70 हज़ार रुपये में आपको इसकी पे मिलेगी और एक बड़े शहर में एक अच्छे घर का किराया इससे ज़्यादा होता है। 5 साल की डिग्री लेने के बाद, 1 साल की हाउस जॉब के बाद, FCPS पार्ट 1 क्लियर करने के बाद, पैसे देने के बाद, आपको जो स्लॉट मिला है कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद, उसके लिए जब आप रीलोकेट होकर इस शहर में आए हैं तो एक दफ़ा फिर से आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा क्योंकि इस तनख्वाह में ना तो आप इस शहर में अच्छे घर में रह सकते हैं, ना ही आप 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद किसी ऐसी अपार्टमेंट में जाके रहना पसंद करेंगे जहाँ 4 से 5 लड़के रहते हों और आपको एक शेयरिंग स्पेस चाहिए हो, क्योंकि वहाँ जाके एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान तो आप नहीं बन पाएंगे, लेकिन वही एक ऐसा लड़का जो कभी भी लाइफ को सीरियस नहीं लेता वो आप बन जाएंगे। ये ट्रेनिंग तकरीबन 4 से 5 साल चलती है और आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। चले एक बेस्ट केस सिनेरियो बनाते हैं जो कि पाकिस्तान में नामुमकिन है, लेकिन फिर भी एज्यूम करते हैं आपके लिए। आप 2025 में मेडिकल स्कूल शुरू करते हैं, 5 साल बाद 2030 में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिसमें आपका 1 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख तकरीबन खर्चा आ जाता है। 2031 में हाउस जॉब कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आप 36 घंटे की पूरे 6 महीने शिफ्टें लगाते हैं। FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम आप एक ही टर्म में पास कर लेते हैं, सीधा ट्रेनिंग में भी चले जाते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, लेकिन अज्यूम करते हैं 2036 में आप अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर FCPS पार्ट 2 एग्जाम पास करते हैं और आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। इतनी बड़ी रेयर एजम्पशंस के बाद सिनेरियो ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट बन चुके हैं और स्पेशलिस्ट बनने के बाद आपकी जो तनख्वाह 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, आपकी शादी नहीं हुई क्योंकि आप अभी फैमिली अपनी सपोर्ट कर ही नहीं सकते। 1.5 लाख में आप हो सकता है कि अपने जो महीने के एक्सपेंसेस हैं वो मीट अप कर लें, लेकिन इसमें आप कोई बचत या अपनी फैमिली प्लान नहीं कर सकते और आपकी एज इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 32 से लेके 35 साल की हो चुकी होती है। इतनी स्ट्रगल के बाद, अपने घर से दूर रहने के बाद, जब वो देखता है कि उसके महीने के एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो पा रहे, जो उसके कज़न जिन्होंने उसके साथ डिग्री शुरू की थी, या तो वेल बिजनेस सेटल हो चुके होते हैं या कहीं अब्रॉड अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं, उससे बेहतर लाइफस्टाइल अपनी फैमिली को दे रहे होते हैं, तो एक तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर डिप्रेशन का शिकार वो ना भी हो तो उसके ज़हन में कई वसवसे आते हैं कि मैं पाकिस्तान में क्या कर रहा हूँ, तो वो भी अपना सामान पैक करता है और कोशिश करता है कि इस मुल्क से कहीं और चला जाए। इसी पूरे प्रोसेस को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। ब्रेन ड्रेन इससे पिछले प्रोसेस पे भी हो जाता है। जब आपको ट्रेनिंग के लिए स्लॉट्स नहीं मिलते तो लोग कोशिश करते हैं कि हम UK चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ना फेवरेटिज्म के लिए, हमारी काबिलियत पे हमें जॉब मिल जाएगी और हमारी ट्रेनिंग टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। NIH की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 31 से 32 हज़ार डॉक्टर पैदा करता है, जिसमें से 13 हज़ार तकरीबन हर साल मुल्क के बाहर चले जाते हैं। ये अनसेटल्ड डाटा है, इसमें रद्दोबदल आता रहता है, लेकिन अब सर देखें ना, एक स्टेट, एक उसके बच्चे के माँ बाप, उस डॉक्टर के पेरेंट्स या उसके रिश्तेदार उसके ऊपर अपने तमाम रिसोर्स
रिसोर्सेज लगा देते हैं, स्टेट भी उसे अपनी एक सीट देती है, लेकिन वो मुल्क की खिदमत करने की बजाय दूसरे मुल्क क्यों चला जाता है? जवाब बड़ा सिंपल है। जब वो घर में एंटर होता है तो टेबल के ऊपर अनपेड बिल उसको मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, बच्चों की फीसिस का, ग्रोसरीज का, जिसको देख के वो सर पकड़ता है और बाहर जाने का फैसला कर लेता है। पाकिस्तान में से तकरीबन 56% डॉक्टर्स यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शिफ्ट होना पसंद करते हैं। इसी वजह से आप देखें ना कि पाकिस्तान के जितने बड़े न्यूरो सर्जन, कार्डिक सर्जन हैं, वो आपको इन्हीं ममालिक में देखने को मिलते हैं। सर आप अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बड़ी ज्यादती है किसी मुल्क के साथ कि हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए हमें यहाँ पे बड़े बड़े सर्जन नहीं मिलते, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों में जाके सेटल हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 307 वर्किंग न्यूरो सर्जन हैं, जिसमें से सिर्फ 115 पंजाब में, 85 सिंध में और 40 केपी में है। ये 2 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक हैरान को नंबर है और पाकिस्तानियों के साथ शदीद ज्यादती है। अच्छे डॉक्टर्स अगर मुल्क छोड़ के यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं तो अगले बैचेस जो मेडिकल के आ रहे हैं, बताएं ना उनको कौन पढ़ाएगा, क्वालिटी एजुकेशन को कौन देगा? अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के लिए जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे ब्रेन्स हैं, उनको पाकिस्तान में कैसे रोका जाए? सोल्यूशन नंबर 1, एक तो उनकी तनख्वाहें इतनी बढ़ाई जाएं जितनी बाहर के मुल्कों में उनको मिलती हैं। उनको फैसिलिटीज़ वो दी जाएं जो बाहर के मुल्कों में किसी भी आम डॉक्टर को दी जाती हैं, क्योंकि वो सारा दिन बहुत इंटेंस प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। उनको जो है अपना दिल भी नरम रखना पड़ता है, उनको ड्यूटीज़ और भी देखने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबल ड्यूटी और उनको दिए जाएँ। अगर उनसे एक्स्ट्रा काम आप ले रहे हैं तो उसकी भी पे उनको दी जाए। अगर उनको लोकम डॉक्टर की ड्यूटी करनी पड़ती है तो उसकी भी पे उनको दी जाए। और जितना उन्होंने इस पूरे फील्ड के अंदर, इतने सालों के अंदर, ड्यूटीज़ के अंदर, जितना डिग्री से लेकर आज तक वो खर्चा करके आए हैं, उसका कम से कम इतना उनको रिटर्न मिलना चाहिए कि उनका दिमाग इस चीज़ से मुतमईन हो कि जहाँ जितनी मेहनत करके हम पहुँचे हैं, ये हमारे साथ अब ज़्यादती नहीं हो रही, अब हम मुल्क की खुल के खिदमत कर सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, उनके वर्किंग आवर्स को कम किया जाए। 36 घंटे शिफ्टें लगाने के बाद इंसान अपनी सैनिटी लूज़ कर देता है। ये उनके साथ बहुत ज़्यादती है। आप कोशिश करें कि उनके वर्किंग आवर्स 8 से 10 घंटे किया जाए, ताकि एक तो अपनी सैनिटी लूज़ ना करें, दूसरा वो मोटिवेट होकर काम कर सकें। आप उनको एज अ फैक्ट्री वर्कर मत ट्रीट करें। ऐसा नहीं है कि वो अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कपड़ा ख़राब होगा। सर इंसानी जानें उनके हाथ में, अगर आप उनके साथ ये करेंगे तो वो इंसानी जानों को रिस्क पे डाल देंगे। सोल्यूशन नंबर 3, हमें पीजी ट्रेनिंग के लिए सीट्स इतनी बढ़ानी पड़ेंगी जितने हम डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, या वो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे होंगे या हमारे जानने वाले की तरह किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे होंगे। सोल्यूशन नंबर 4, फीमेल डॉक्टर्स को हमें ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि नाइट शिफ्ट करने के लिए उन्हें एक बार भी सोचना ना पड़े। जैसे ही नाइट शिफ्ट लगे वो खुशी खुशी कबूल कर लें। उसके लिए हमें हॉस्पिटल्स का और अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी बहन बेटियां आराम से जाकर इन अस्पतालों में नाइट शिफ्ट लगा सकें। सोल्यूशन नंबर 5, हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है कि अगर कोई गायनेकोलॉजी में जाना चाहता है, न्यूरो में जाना चाहता है या हार्ट में जाना चाहता है, तो उसको ये सोचना ना पड़े, उसे ट्रेनिंग की वजह से अपने प्रोफेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। उसे इतनी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इतने ऑप्शन होने चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से आज के बाद अपने आप को 20 साल बाद देखे तो एक अच्छा न्यूरो देखना चाहता है तो न्यूरो हो, ना कि न्यूरो बनना चाहता है और गायनेकोलॉजी में वो काम कर रहा हो। सोल्यूशन नंबर 6, छोटे शहरों में भी पीजी ट्रेनिंग और सारी फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए ताकि बच्चों को रीलोकेट ना होना पड़े। जब वो रीलोकेट होते हैं तो बड़े शहरों का एक्सपेंस वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, पेरेंट्स से उन्हें पैसे लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो मायूस होते हैं और पेरेंट्स भी उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। ब्रेन ड्रेन जो पाकिस्तान से हो रहा है वो भी कुछ स्टेप इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी इतनी ज़्यादा फीसें भरने के बाद, इतनी ट्रेनिंग्स के बाद जो लोग बाहर जाते हैं तो 1 करोड़ 70 लाख लगाने के बाद एक नया खर्चा उनका इंतजार कर रहा होता है। हम ऐसा करते हैं, यूएसए की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यूएस से ज़्यादातर लोग मूव होना चाहते हैं। तो हम 3 स्टेप्स में देखते हैं कि यूएस से जाने के लिए कितना एक्सपेंस चाहिए एक डॉक्टर को पाकिस्तान से, और दूसरा वहाँ जाने के लिए उसे किस किस मराइल से गुजरना पड़ता है। यूएस से जाने के लिए आपको सबसे पहले ECFMG से रजिस्टर करना पड़ता है, जिसकी फ़ीस $160 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 44 से 45,000 रुपीज़ बनती है, जो कि पाकिस्तान में आम एक महीने की तनख्वाह किसी भी डॉक्टर की कंसिडर की जाती है। इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं और आपको इन तमाम स्टेप्स में एग्जाम पास करना पड़ता है। फर्स्ट एग्जाम जो बेसिक साइंस का होता है उसकी फ़ीस $1185 है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 30,30,000 रुपये बनती है। इस टेस्ट में सेंटर की फ़ीस भी शामिल है। सेकंड एग्जाम की जो क्लिनिकल नॉलेज का होता है उसकी फ़ीस $1210 है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 3,37,000 रुपये बनते हैं। थर्ड एग्जाम जो क्लिनिकल मैनेजमेंट का होता है उसकी फ़ीस $1115 है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 3,11,000 से 3,12,000 बनता है। तो टोटल एग्जाम फीस अराउंड $3500 से $3800 तक होती है, जो तकरीबन 9,75,000 से लेकर 10 लाख तक बन जाती है। फिर आपको इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी लेना पड़ता है, जो तकरीबन 1,000 से $2,000 तक आपको पड़ता है, जो पाकिस्तानी 2,78,000 से 5.5 लाख तक का हो जाता है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में ट्रैवलिंग कॉस्ट मैंने शामिल नहीं की, जो टेस्ट देने के लिए आपको शायद किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ जाए अगर पाकिस्तान में आपका सेंटर नहीं बना। अच्छा, इसके अलावा आपको 5 से 8 साल लग जाएंगे सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, अपनी रेजिडेंसी तक पहुँचने के लिए। 1,70,75 लाख खर्चा करने के बाद, उसके बाद इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव जो मैंने आपको सारे काउंट कराए, उन सब के बाद अगर आप इस प्रोसेस पर जाके ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं,
दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, यूएस से जाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, 5 से 8 साल आपको इधर भी लगाने पड़ रहे हैं, तो सर आप स्टोरी को एक दफ़ा वापस 8th क्लास में क्यों नहीं लेके जाते? जब एक बच्चा खेल रहा था और उसके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने, दादा दादी, नाना नानी में से किसी ने भी, चाचा या फूफा में से उठ के कहा था कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, अगर उन्होंने उस वक्त कह दिया होता कि हमारा बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा या जो उसका दिल करता है वो बनेगा, तो सोचिए उस बच्चे की ज़िंदगी भी कितनी आसान होती और मुल्क भी ब्रेन ड्रेन से बच जाता और इतने रिसोर्सेज भी ज़ाया ना होते, और वो बच्चा हो सकता है आज किसी बड़ी काबिल पोस्ट पे होता, हो सकता है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता। काइंडली अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है इसको लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें ताकि हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच जाया करे।